आइए आज राज्य व्यवस्था के इस खंड में हम लोग माउंट बेटन योजना जो 3 जून 1947 को आई है उसकी चर्चा करनी है। और वहां से हम लोग आगे फिर अपने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद भारत में जो संवैधानिक गतिविधियां थी वो थोड़ी तेज हो चली। एटली उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और एटली एक उदारवादी दल जो था ब्रिटेन में, लेबर पार्टी, उस लेबर पार्टी से उस एटली की संबद्धता थी। इटली उन्हीं परिस्थितियों में जो भारत में एक विरोधाभास की प्रवृत्ति थी, एक तरफ भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत अपने चरम पर था, तो वहीं दूसरी तरफ जो द्वितीय विश्व युद्ध के संताप से ब्रिटेन भी उबर नहीं पा रहा था। तो ऐसी विरोधाभासी प्रवृत्ति में भारत में संवैधानिक गतिविधियों को एक नए आयाम देने की कोशिश की जा रही थी, आंतरिक स्तर पर भी और बाह्य स्तर पर भी। उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की जो भूमिका रही वो काफी महत्वपूर्ण रही। और इटली ने इन्हीं परिस्थितियों में 20 फरवरी 1947 ईस्वी को 20 फेब 1947 को इटली ने यह डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश सरकार जो है वो 30 जून 1948 के पूर्व, यानी 30 जून 1948 के पहले भारत को आजाद कर देगी, भारत को स्वतंत्र कर देगी। कहने का मतलब है कि सत्ता का हस्तांतरण 30 जून 1948 के पहले हो जाएगा। इस बात की घोषणा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को किया। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए, इस प्रक्रिया को एक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए वेदल के स्थान पर माउंट बेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। और माउंट बेटन जब भारत आए तो माउंट बेटन ने 3 जून 1948 ईस्वी को एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना को माउंट बेटन योजना कहा जाता है या इस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, बेबल के स्थान पर गवर्नर जनरल बनकर आए माउंट बेटन, और लॉर्ड माउंट बेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को एक योजना प्रस्तुत की जिसमें भारत की स्वतंत्रता, भारत के विभाजन आदि से संबंधित कई बातों पर चर्चा करी गई थी, कई बातों पर डिस्कशन किया गया था। तो इस योजना को ही जो 3 जून 1947 को प्रेजेंट की गई थी, इसको डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। तो अब इस योजना में क्या था? तो सबसे पहली बात कि इस योजना में भारत और पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यानी अब भारत का जो होगा वो विभाजन हो जाएगा और भारत 2 संघों में बट जाएगा, एक स्वयं भारत और दूसरा पाकिस्तान का संघ, है ना। तो आप हेडिंग बना लिए होंगे माउंट बेटन योजना, और इसमें 1-2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट डाउन कर लें, लिखिएगा कि 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन ने
एक योजना प्रस्तुत की, एक योजना प्रस्तुत की जिसे जिसे माउंट बेटन योजना कहा जाता है। नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा कि इस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। नीचे पॉइंट बना के लिखिए, इस योजना के अनुसार डैश, इस योजना के अनुसार डैश क्या होगा? तो पहला पॉइंट कि भारत संघ को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। एक स्वयं भारत का संघ होगा और दूसरा पाकिस्तान का संघ होगा, है ना। दो भागों में इसका विभाजन हो जाएगा। नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा कि संविधान सभा, यानी जो संविधान सभा बनी थी वह संविधान सभा दो भागों में बंट जाएगी। संविधान सभा दो भागों में बंट जाएगी। एक भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, दूसरी पाकिस्तान के लिए संविधान का निर्माण करेगी। एक भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी और दूसरा पाकिस्तान के लिए संविधान का निर्माण करेगी। और बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये जो दो संघ बनेंगे, भारत और पाकिस्तान का संघ, इन्हें डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा, यानी इन्हें अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। यानी इन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी बल्कि इन्हें डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है ये, है ना, कितना इंपॉर्टेंट बात है कि जिस स्वतंत्रता के लिए इतना प्रयास किया जा रहा था, इस माउंटबेटन योजना में भी पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में बात अभी नहीं किया गया। आगे चल के किया जाएगा। आगे चल के भारत का स्वतंत्रता अधिनियम तो आता ही है जो भारत को स्वतंत्र करता है, लेकिन इस समय तत्का इस डोमिनियन स्टेटस को देने में, या ये इस समय जो कहा गया कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ये बहुत हद तक उस तत्कालीन परिस्थिति के कारण भी कहा गया, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के लेकर जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक तनाव था, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक संघर्ष की कहानी थी, वो बहुत अजीबोगरीब कहानी थी, है ना। चारों तरफ तनाव था, सांप्रदायिकता का माहौल अपने चरम पर था। ऐसी स्थिति में एकदम से किसी को तुरंत आजाद कर देना, ये मुझे लगता था कि उस समय संभव भी नहीं था, क्योंकि सुरक्षा चिंताएं भी थी जो चारों तरफ से घेर रखी थी। तो इन सब बातों के मद्देनजर इसका ध्यान रखा गया और इस बारे में चर्चा करी गई कि नहीं भाई, जो भारत संघ और पाकिस्तान का संघ बनाया जाएगा, भारत को दो भागों में बांटकर इन दोनों संघों को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, इनको अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये माउंटबेटन योजना आई, इस माउंटबेटन योजना को अंतिम पॉइंट लिख लीजिएगा कि इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग,
दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, इस योजना को दोनों ने स्वीकार कर लिया, दोनों ने अपना लिया। अरे एक और बात भी जान लीजिए, एक बात इसमें देशी रियासतों के संदर्भ में भी कहा गया। क्या कहा गया? कि भाई जो देशी रियासत होंगे उस देशी रियासतों के पास विकल्प होगा। क्या विकल्प होगा? कि या तो वह भारत संघ में शामिल हो जाए, या वे पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या वे स्वतंत्र रह सकते हैं। ये तीनों विकल्प इन देशी रियासतों के सामने रखा गया, इन देशी रियासतों के सामने प्रस्तुत किया गया। अब इन चीजों को जो भारत में उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे, देशी रियासत थे, उनको ये तीन विकल्प दिया गया कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप स्वतंत्र रहिए, है ना। ये दो तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया, इस बात को यहाँ वैधता दी गई। ये था माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी, 3 जून 1947 को सामने रखी गई थी, है ना, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, है ना। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, ये क्या है ना, और इसका क्या मतलब है। जब माउंटबेटन योजना आई तो माउंटबेटन योजना के अनुसार, जो योजना प्रस्तुत की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, उसी के अनुसार 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया, और ब्रिटिश संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को इस एक्ट को पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया। एक व्यक्ति है जिनका नाम है नॉर्मन डी पामर। नॉर्मन डी पामर, है ना। नॉर्मन डी पामर जो एक व्यक्ति हैं, इन नॉर्मन डी पामर का क्या कहना है, तो इनका कहना है भाई कि बहुत कम ऐसे अवसर आए होंगे, या बहुत रेयर ही कभी ऐसा हुआ होगा कि जब ब्रिटिश संसद ने इतने कम समय में किसी महत्वपूर्ण विधेयक को और बिना किसी ज्यादा वाद विवाद के पास कर दिया हो, है ना। यानी इसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं हुए, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा, और इसको आसानी से पास कर दिया गया। हालांकि था तो ये विधेयक ब्रिटेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत जैसे उपनिवेश जो ब्रिटेन के लिए कितने लाभदायक थे, ब्रिटिश शासनकाल की प्रकृति को देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वैसे महत्वपूर्ण उपनिवेश को स्वतंत्रता देने
वैसे महत्वपूर्ण उपनिवेश को छोड़ देने के लिए जो ब्रिटेन के संसद के द्वारा विधेयक पास किया गया, और वो भी इतने कम समय में, था तो आश्चर्यजनक बात, है ना। था तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात कि इतने कम समय में इस विधेयक को पास कर दिया गया। लेकिन खैर हकीकत तो यही है कि इस विधेयक को पास किया गया। जब ये विधेयक पास हुआ तो इसमें क्या क्या बातें करी गई, है ना, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आई, उन सब चीजों को थोड़ा आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहली बात उसमें ये कहा गया कि भाई भारत जो होगा वह 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, है ना। भारत को आजाद कर दिया जाएगा, भारत स्वतंत्र हो जाएगा और भारत 2 अधिराज्य स्थापित होंगे, है ना। 2 संघ बनेंगे, एक भारत के रूप में और दूसरा पाकिस्तान के रूप में, है ना। तो इस एक्ट में थोड़ा परिवर्तन हुआ एक्ट पारित होने के बाद कि जब 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्रता दे दी गई, पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्र हो गया, 14 अगस्त को उसकी आजादी हो गई। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी हो गई तो भारत में जो कई ज्योतिष वाले लोग थे, कई जो आचार्य थे, यानी जो आध्यात्मिक विद्या से जो जुड़े हुए लोग थे, ज्योतिषाचार्य लोग थे, उन लोगों का कहना था कि ये 15 डेट जो है ना, ये बहुत ठीक नहीं है। इसके अब लेकिन 14 कर नहीं सकते थे क्योंकि 14 पाकिस्तान का तिथि था, तो आधी रात का समय चुना गया, है ना। आधी रात को भारत की आजादी का उत्सव मनाया गया और उसी समय पंडित नेहरू का वो फेमस भाषण हुआ नियति के साथ मिलन का, है ना, जो 14 अगस्त की मध्य रात्रि, है ना, में वह आयोजन हुआ था जब भारत अपने आजादी का जश्न मना रहा था, है ना। तो एक तो ये बात कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी दे दी जाएगी, ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा पॉइंट कि भाई इन दोनों अधिराज्यों में, ये जो दोनों अधिराज्य हैं, इन दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल बनेगा, है ना। एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो कहा जाएगा कि ब्रिटिश महारानी के द्वारा इसकी नियुक्ति होगी, है ना। ब्रिटिश महारानी के द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा। यानी दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे और उस गवर्नर जनरल को अपॉइंट कौन करेगा, तो इंग्लैंड का सम्राट करेंगे, ब्रिटिश महारानी करेंगी, है ना। तीसरा महत्वपूर्ण बात, इन दोनों में, इन दोनों जो क्षेत्र थे, इन दोनों क्षेत्रों में एक संविधान निर्मात्री सभा होगी। संविधान निर्मात्री सभा होगी जो दोनों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण करेगी, है ना। जो इन दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग संविधान बनाएगी। तो तीसरा पॉइंट कि इन दोनों क्षेत्रों के लिए एक एक संविधान निर्मात्री सभा होगी जो दोनों के लिए अलग से संविधान का निर्माण करेगी, दोनों के लिए संविधान का को बनाने का कार्य करेगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा कि जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता, जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक यह सभा मतलब ये संविधान सभा, है ना,
जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब यह विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेगी। विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेगी। विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेगी। यानी जब तक संविधान पूर्ण रूपेण लागू नहीं हो जाता है अब तक जो इस संविधान सभा का गठन किया गया है यही संविधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में भी काम करेगी, यानी वहां की विधायिका के रूप में भी काम करेगी। और एक और बात, जब ये विधायिका के रूप में काम करेगी यह संविधान सभा, तो यह विधायिका का जो प्रारूप होगा यह कैसा होगा? तो कहता है कि इस विधायिका का प्रारूप यह 1935 का जो एक्ट है ना, उस 1935 के एक्ट के आधार पर ही यह विधायिका कार्य करेगी। यानी 1935 के एक्ट में जो बातें कही गई है उसी एक्ट के अनुसार यह विधायिका अपने कार्य का संपादन करेगी, अपने कार्य को आगे बढ़ाएगी। तो अब इन बातों को आप समझिए कि 1935 के एक्ट के आधार पर ही भारत में शासन होता रहा जब तक भारत का अपना संविधान बनकर तैयार न हो गया और वह लागू न हो गया। तब तक भारत में शासन के लिए जो मूलभूत प्रावधान थे वो 1935 के एक्ट के माध्यम से ही चलते रहे। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, दोनों क्षेत्रों के सीमा के निर्धारण के लिए, यानी भारत और पाकिस्तान का जो सीमा था, दोनों क्षेत्रों के सीमा के निर्धारण के लिए दो सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। दो सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। पहला पंजाब सीमा आयोग और दूसरा बंगाल सीमा आयोग। पहला पंजाब सीमा आयोग और दूसरा बंगाल सीमा आयोग। और नीचे पॉइंट बना के नोट करेंगे कि इन दोनों आयोगों के अध्यक्ष सर रेडक्लिफ ब्राउन होंगे। सर रेडक्लिफ ब्राउन होंगे। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको रेडक्लिफ आयोग के नाम से भी जाना जाता है और भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ सीमा के नाम से भी जाना जाता है। मैकमोहन सीमा भारत और चीन की सीमा को कहते हैं, है ना, और रेडक्लिफ सीमा भारत और पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है, जबकि रेडक्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसका संदर्भ यहीं से है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के निर्धारण करने के लिए दो जो आयोग बनाया गया था, सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, उस आयोग की अध्यक्षता सर रेडक्लिफ ने ही किया था, है ना। चलिए, ये रहा भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात, है ना। और जब 1947 के आधार पर भारत में 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो आजादी के बाद भारत का स्वतंत्र जो भारत था उसका एक कैबिनेट बना, उसकी एक मंत्री परिषद बनी,
स्वाभाविक था कि इसके पहले 2 सितंबर 1946 को जिस इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, जिस अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, वह इंटरिम गवर्नमेंट में जो अध्यक्षता थी वह गवर्नर जनरल के जिम्मे ही था, है ना। ये ठीक था कि उसमें भारतीयों की भी भागीदारी थी, परंतु अध्यक्ष जो था वो गवर्नर जनरल ही था। लेकिन जब 1947 में भारत को आजादी मिल गई, तो भारत की आजादी के बाद अब भारत में जो सरकारें बनेंगी, जो कैबिनेट बनेगा, स्वाभाविक बात है कि उसमें ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश किसी व्यक्ति का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, उसमें कोई उनका हस्तक्षेप नहीं होगा। और इस प्रकार 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनती है। हेडिंग बनाइए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। कॉपी को 2 कॉलम में बांट लीजिए, एक तरफ सदस्य और एक तरफ विभाग, यानी किसको कौन सा विभाग दिया गया था। ये सब सवाल आते हैं परीक्षाओं में, इसलिए ये सब चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है ना। पहला सदस्य में पहला जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, देखो पहली बार इस समय भारत के किसी व्यक्ति को, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के पद से नवाजा गया था। मैंने पहले ही कहा था कि अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री पद नहीं था, वहां नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति का पद दिया गया था। लेकिन स्वतंत्र भारत की इस पहली कैबिनेट में पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। तो पंडित नेहरू के सामने लिख लीजिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कोमा राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह, गृह होम मिनिस्टर जिसको कहते हो, गृह कोमा सूचना और प्रसारण, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा। डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन। रेलवे एवं परिवहन। आर.के. षणमुगम शेट्टी। आर.के. षणमुगम शेट्टी, वित्त, फाइनेंस जिसको कहा जाता है ना, वित्त। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वित्त, विधि। वित्त तो षणमुगम शेट्टी थे, विधि। अंबेडकर विधि मंत्री है ना, लॉ मिनिस्टर। जगजीवन राम। जगजीवन राम, श्रम, लेबर। सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा।
राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, CH भाभा, CH भाभा। वाणिज्य, कॉमर्स जिसको कहते हैं। रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई। संचार, जिसको कम्युनिकेशन कहते हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति, इंडस्ट्री एंड सप्लाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग और आपूर्ति, इंडस्ट्री एंड सप्लाई। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ उद्योग मंत्री थे, और इसीलिए जब भारत की पहली औद्योगिक नीति आई 1948 में, तो भारत की पहली औद्योगिक नीति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही प्रस्तुत किया था, है ना। नेक्स्ट, VN गाडगिल, VN गाडगिल। कार्य, खनन एवं ऊर्जा, वर्क, माइनिंग एंड एनर्जी। VN गाडगिल, VN गाडगिल। कार्य, खनन, ऊर्जा। इस प्रकार ये थी भारत की स्वतंत्र मंत्रिमंडल, जो भारत की आजादी के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में गठित हुई थी, बनी थी, है ना। और भारत के संविधान के लागू होने के बाद जब भारत के लिए प्रथम आम चुनाव हुए, तब तक इस सरकार ने कार्य किया। जब संविधान लागू हो गया तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, और जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ये सरकार ने भारत पर शासन करने का कार्य किया था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है जिसको समझने की जरूरत है अब हम लोगों को, कि भाई अब तो आजादी भी मिल गई थी हम लोग को, और जैसा कि हम विगत कक्षाओं में देखे हैं कि कैबिनेट मिशन का भी गठन हो गया था, और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए एक संविधान सभा के लिए चुनाव भी हुए थे, जिस आधार पे भारत में सरकारें भी बनी थी, जिसको अंतरिम सरकार आप कहते हो। तो भारत के लिए जो उस तत्कालीन समय में संविधान सभा का गठन हुआ, उस संविधान सभा ने कैसे कार्य किया, उसकी थोड़ी सी आप अब चर्चा कर लीजिए। हेडिंग बनाइए, संविधान सभा की कार्यवाही, है ना। संविधान सभा की कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गठित हुई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, उसने भारत के लिए किस रूप में कार्य किया। देखिए, जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, वह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए संयुक्त रूप से किया गया था। लेकिन जब भारत की स्वतंत्रता अधिनियम के बाद, या पाकिस्तान और भारत अलग अलग खंडों में बंट गए, या आप उसके पहले के भी चीजों को देख सकते हैं कि जब माउंटबेटन योजना के अनुसार भी ये प्लान आ गया कि भाई भारत और पाकिस्तान दो भागों में बंटेंगे, तो स्वाभाविक, और ये भी कह दिया गया था कि दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा होगी। तो निष्कर्ष रूप में यही निकलता है कि संविधान सभा अब संयुक्त नहीं रहेगी, है ना। तो संविधान सभा संयुक्त जब नहीं रहेगी तो स्वाभाविक बात है कि सीटों की संख्या घटेगी, सीटों की संख्या कम होगी। तो जब संविधान सभा ने कार्य करना शुरू किया, तो देखिए, जो 296 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें ब्रिटिश भारत और
चीफ कमिश्नरी के भाग शामिल थे, इसकी संख्या जो है अब घटकर हो गई 235, है ना। इसकी संख्या घटकर हो गई 235। साथ ही साथ जो देशी रियासत भी थे उनकी भी संख्या घट गई, है ना, उनकी भी संख्या कम हो गई। यानी कुल मिलाकर अब संविधान सभा में जो कुल मेंबर बच गए उनकी संख्या, टोटल जो मेंबर बच गए थे उनकी संख्या हो गई थी 324, है ना। यानी अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटी, कम हुई। संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य भी चुने गए थे, है ना। महिलाओं की जो संख्या थी, कहीं आप नोट कर लीजिएगा कि संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थे, 15 महिला सदस्य थे। अनुसूचित जातियों की संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी, है ना। महिला 15, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो 33, है ना, और शेड्यूल कास्ट की जो संख्या थी वो 26 थी, है ना, उसकी संख्या 26 थी। तो ये इस तरह से ये संविधान सभा में जो चुने हुए लोग थे वो ऐसे थे। महिला 15, शेड्यूल कास्ट 26, जो थे वो 33 थे। और इस प्रकार संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू किया। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक होती है ना। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। और इस पहली बैठक में, जैसा कि आप जानते हो कि भाई बैठक होगी तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो एक व्यक्ति को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, है ना। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, उन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। और फ्रांस में भी जब संविधान सभा बनी थी तो फ्रांस की संविधान सभा में भी वहां के सबसे बुजुर्ग सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो हमारी भी संविधान सभा जो थी फ्रांस की ही प्रेरणा से प्रेरित थी, है ना। तो जिसमें उसने अपने सबसे बुजुर्ग सदस्य को अपना अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, जैसा कि आज भी आप लोग सुनते होंगे कि जब नई लोकसभा का या राज्यों में नई विधानसभा का जब गठन हो जाता है तो एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और उस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा होती है और विधानसभाओं में राज्यपाल के द्वारा होता है ना। तो प्रोटेम स्पीकर को क्या काम होता है? 2 काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। पहला कि सारे नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और साथ ही साथ जो सभा के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवा देना, है ना। एक अस्थायी अध्यक्ष की निर्वाचन करा देना, ये उसका दायित्व रहता है प्रोटेम स्पीकर का। तो उस समय जो संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी और उसने अपना अस्थायी अध्यक्ष बनाया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, तो इनका भी 2 काम था। पहला, जो संविधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्य थे उस नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला देना।
है ना, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, साथ ही साथ एक दूसरा काम था कि संविधान सभा के लिए अस्थाई अध्यक्ष का निर्वाचन करा देना, है ना। ये दो काम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को सभा ने इनको अपना अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया तो स्वाभाविक बात है कि अब अस्थाई अध्यक्ष का काम खत्म। जैसे अभी भी होता है लोकसभा और विधानसभाओं में कि जैसे ही अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद स्वयमेव समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस समय भी था। जब 11 दिसंबर को ये हो गया तो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं उसको, और यह संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो यह उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की, यानी जो आने वाला संविधान है, उस संविधान की एक रूपरेखा थी। वह संविधान कैसा होगा, उस संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया जाएगा, लोकतंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र, सैनिक शाही, किस प्रकार के सिस्टम को एडॉप्ट किया जाएगा, सैनिक तंत्र होगा, क्या होगा, ये सारी बातें, इसका एक मार्गदर्शन। इसमें जो शासन तंत्र चुना जाएगा उस शासन तंत्र का नागरिकों के बीच कैसे संबंध होंगे, नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे, ये सारी बातों का एक दृष्टिकोण प्रपत्र, एक अप्रोच लेटर कह सकते हैं आप, ये सामने रखा गया संविधान सभा के सामने कि एक तरह से यह एक मार्गदर्शन था कि इसी रास्ते पर चलकर जो भावी संविधान है उसका निर्माण किया जाना है ना। जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है नहीं है इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करी जाएगी। आप हेडिंग बना लीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, और बाकी कल। थैंक यू फॉर टुडे।